अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, डैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चैप्टर को हमने डिटेल से पढ़ा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर में बेटे। वर्क पढ़ा हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन पावर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब वन बाय वन जो है हमने डिटेल से स्टडी किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं बेटे वो भी करवाए इस चैप्टर में। हमने वर्क और एनर्जी का डिफरेंस देखा, फिर हमने वर्क और पावर का जो है डिफरेंस देखा। देन मैंने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में भी जो डिफरेंसेस थे वो भी बेटे मैंने आपको जो है नोट्स की फॉर्म में लिखवाए। आज हम बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 123 आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 123। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए पार्ट आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आपको जो दिया है बुक पे, उसकी तरफ अगर आप लोग आएँ ए पार्ट की तरफ, तो बेटे ए पार्ट है आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs हैं। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के आंसर में आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और उसे टिक मार्क करना है। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम शुरू करते हैं। पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5.1। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल आपको बताया हुआ है, कितना एंगल होगा कि आपका जो वर्क है बेटे वो मैक्सिमम होगा। तो वर्क मैक्सिमम तब होगा जब आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमने पढ़ा था ना ये, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, आप लोग जो आपका ए है उसको आप लोग टिक करेंगे, ए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बी की तरफ। अ जूल कैन बी रिटन एज। जो जूल था, जूल क्या था, वर्क का यूनिट था। ठीक है, ऐसा यूनिट था। और अगर उसका ऐसा ही बेस यूनिट अगर आप लोग देखते हो तो वर्क किसके इक्वल था बेटे, वर्क इज इक्वल टू F/S, ऐसे था। वर्क का यूनिट, उसका F का अलग यूनिट लिखो और डिस्प्लेसमेंट का अलग सा लिखो। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट वर्क का क्या आता था, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आपके वर्क के नीचे जो है दिया भी गया है, हमने इसकी डेरिवेशन की भी थी, मैंने आपको बताया भी था कि ये कैसे इस तरह आया है। ठीक है, अगर आप पीछे आओ वर्क पे तो वहाँ पे लिखा हुआ है बेटे। कोई भी चीज़ आपकी बुक से जो है अलग से नहीं आती, बुक ही में से आती है। वर्क पे आओ, वर्क इज इक्वल टू क्या था, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो न्यूटन को भी कन्वर्ट कर लो। न्यूटन यानी कि फोर्स का यूनिट था। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है बेटे क्या था, F/m। मैस का यूनिट क्या है, kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहाँ से आ गया, डिस्टेंस का मीटर अलग से आ गया। तो जब आपने इनको कंबाइन किया तो आपका क्या आया, kg मीटर सेकंड पर स्क्वायर। क्लियर हो गया, पता चल गया ये कैसे आया। कैसे आया बेटे, मैंने अलग अलग आपको बताया कि यूनिट क्या था, वर्क इज इक्वल टू Fs। ठीक है, F का यूनिट क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मैस इंटू एक्सलेशन फोर्स है, और डिस्टेंस जो है वो तो आपका होता ही मीटर में है। ठीक है, इनके यूनिट अलग से लिखो, इसके अलग से लिखो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले यूनिट आपके बनेंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, आ रही है समझ बेटा? अगर नहीं भी आई तो आप लोग बता दो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है। तो आप लोग सी को जो है वो टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 5.4 की तरफ। द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 kW। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट इज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। आपने क्या बताना है, आपने बताना है इसकी अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हुई है, तो वो बेटे आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल, P इज इक्वल टू पोटेंशियल यूनिट, जो पावर वाला यूनिट है ना, पावर जो हमने पावर जब पढ़ी थी तो जो पावर का है वही आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 2400 लीटर जो है इसका आंसर आएगा। टिक ऑप्शन जो है वो आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट बेटे आपका क्या आ रहा है, पार्ट 5। अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg है द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं आप, क्या है 1/2 mv²। उसमें वैल्यूज पुट करें तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, डेट इज़ 2250। ए पार्ट आपका जो है वो राइट ऑप्शन है, उस पर आपने टिक लगाना है।
इफ़ द कार डबल इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर किसी भी कार की स्पीड जो है वो डबल वो हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप बताओगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी? क्योंकि अगर आप देखो हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है बेटे, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई v² के, काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, तो वो पहले v² थी अब क्या हो जाएगी v4 हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है अगर स्पीड डबल होगी तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इस पोजिशन, बाय वर्चू ऑफ पोजिशन से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन जो होती है वो कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये पोजिशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। बी को आप लोग जो है वो टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट आपका आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, अगर मैग्नीट्यूड डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज टू 4 टाइम्स, आप इसको टिक मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल सोर्स, वो कौन सा सोर्स है इन चारों में से जो कि रीन्यूएबल नहीं है, तो फॉसल फ्यूल इज़ नॉट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बी को आप लोग टिक करोगे। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों का आइडिया हो गया मुझे शक्लें देख के बेटे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम पार्ट 2 कर रहे थे, जूल कैन बी रिटन एज, जूल क्या चीज़ है, वर्क का यूनिट है। मैंने आपको टिक मार्क करवाया डी पे, मैंने आपको ओरली बताया कि ये कैसे आया, मैं आपको बेटे रिटन फॉर्म में इसको करके दिखा देती हूँ ताकि आपके अंदर फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए। इधर देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भी, मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड बेटे, वो बॉल पॉइंट काम नहीं कर रहा था, ये लेते हैं। W किसके इक्वल था, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, यही हमने पढ़ा था, F मल्टीप्लाई बाय S पढ़ा था ना हमने, वर्क क्रॉस प्रोडक्ट था। अब फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A, ऐसे ही था। और डिस्टेंस का तो यूनिट हमें पता ही है, मीटर होता है उसका तो यूनिट, ठीक है, हम इसको मीटर को ऐसे M लिख लेते हैं। अब फोर्स का यूनिट भी अगर मैं निकालती हूँ, मैंने क्या लिखा, फोर्स मैस, मैस का यूनिट क्या है, फोर्स का बता रही हूँ बेटे, ये फोर्स किसके इक्वल है, M इंटू ए, फोर्स का यूनिट क्या है, मैस, और ये एक्सेलरेशन, मैस किसके इक्वल है, kg के इक्वल, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही है। और अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब W किसके इक्वल था, W इज इक्वल टू F इंटू एस, F का यूनिट क्या आया, F का यूनिट आया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ S का यूनिट क्या है, मीटर। अब इनको आपस में मैं कंबाइन कर लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और W का यूनिट क्या है, जूल। तो जो जूल है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब पता चल गया कि हमने डी पार्ट पे टिक मार्क क्यों किया था, क्योंकि इस तरह से वो ड्राइव करके आपने देखा, आप लोगों को ओरली मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आई थी। ए पार्ट का ये है 5.2, ठीक है, 5.2 हमने किया, ये ए पार्ट का 5.2 पार्ट जो है मैंने आपको करके दिखाया कि ये कैसे करना है, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए डैट इज़ MCQs थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग आओ। नेक्स्ट बेटे आपका पार्ट बी है, क्या है, पार्ट बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने हमने करने हैं, हमने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने इनके आंसर्स जो हैं बेटे वो बताने हैं, क्लियर है। 1 बाय 1 जो है मैं आपको करवाती जाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो करते जाओ। What is the work done on an object that remain at rest when the force is applied on it? कोई भी बॉडी है आपको दी हुई है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है और उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वर्क डन उसके ऊपर क्या होगा। तो बेटे कॉमन सेंस है, अगर वो है ही रेस्ट पे इसका मतलब है वो तो डिस्प्लेसमेंट तो उसके अंदर पैदा ही नहीं हो रही, वो डिस्टेंस तो कवर ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है उसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा, द वर्क, देयर इज़ नो वर्क डन, ठीक है, द टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। आप ये लिखोगे कि वो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। और जब इसको रिटन फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी बताएंगे
ये बी का 5.1 हम लोग कर रहे हैं। वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। फोर्स आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। बॉडी किस पे है? रेस्ट पे, यानी कि उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, उसने डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं हुई, उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो टोटल वर्क डन जो है उस केस में क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो होगा। इज डेट क्लियर? ये आपने ऐसे ही जो है इसको लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। 5.2 की तरफ आओ बेटे आप लोग। अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपसे पूछा हुआ है कि एक जो है आपके पास स्लो मूविंग कार है, मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन ए फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। कार की काइनेटिक एनर्जी जो स्लो चल रही है वो ज़्यादा है, जबकि मोटरसाइकिल जो है वो फास्ट चल रहा है और उसकी एनर्जी जो है कम है एज़ कम्पेयर टू कार। ये क्यों है? वाई इज़ दिस पॉसिबल? तो आप इसका क्या बताओगे? अ स्लो कार हैव काइनेटिक एनर्जी देन ए फास्ट मोटरसाइकिल। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी, ये देखो बेटे कौन सा क्वेश्चन है ये? 5.2, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 5.2 बी का 5.2 ये, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पोर्शन है किसके? मास के भी और स्पीड के स्क्वायर के। तो किसी भी चीज़ का अगर मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जो कार है बेटे, कार का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसे ही है, मोटरसाइकिल का मास कार से कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार। तो कार का लार्ज मास जो है वो उसकी स्पीड के ऊपर ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। इस जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ना एक कार है जिसका मास जो है वो आपका ज़्यादा हो, ठीक है। एक हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कार है, ठीक है। कार का मास कितना है? ये हमने इमेजिन किया है, सपोज किया है 2000 kg। और आप सपोज कर लो कि वो उसकी जो स्पीड है वो किस स्पीड से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी ई की फाइंड करूँगी तो कैसे करूँगी? 1/2 एम वी स्क्वायर से ऐसे करूँगी। ऐसे ही है ना बेटे? 1/2 मास कितना है यहाँ पे? 2000। वी कितना दिया? 10 है, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 100,000 जूल, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? इमेजिन किया है। आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह जो है वो कार की काइनेटिक एनर्जी जो है, जो कि स्लो भी चल रही है तो बाइक से ज़्यादा होगी। अब आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी बाइक है, मोटर बाइक जो होती है ना, हम सपोज करते हैं उसका जो मास है वो कितना है हमें दिया हुआ है, हम सपोज करते हैं 200। कार का ज़्यादा ही होता है इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा, माइक का उसका बाइक का कम लिखा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ई के आप लोग फाइंड करो तो कैसे आएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर। स्पीड उसकी भी हम स्पीड हम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया था कि वो तेज़ मूव कर रहा है ना, तो हम इसकी स्पीड 30 ले लेते हैं, सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। 1/2 200 इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने आएगी? 90,000। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था? एक कार है और एक बाइक है, ठीक है। दोनों जो है वो मूव कर रहे हैं। कार की स्पीड स्लो थी, बाइक की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन कार की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? आपसे रीज़न पूछा था तो बेटे आपने इसका रीज़न क्या बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट डिपेंड ऑन द मास। वो किस पे डिपेंड करती है? मास। क्योंकि कार का वज़न, कार का मास जो है वो बाइक की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए कार की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। फिर उस चीज़ को हमने अपनी चीज़ को
प्रूफ करने के लिए हमने एक चीज़ इमेजिन की। आपने ऐसे ही ये सारा कुछ लिखना है अपने क्वेश्चन में। आपने इमेजिन करो कि एक कार है जिसका वेट इतना है और बाइक का वेट इतना है। हमने खुद ही इमेजिन किया, इसका ज़्यादा लिखा, इसका कम लिखा, क्योंकि इतना ही डिफरेंस होता है, बाइक का वेट कम होता है, ठीक है, मास कम होता है। ये क्वेश्चन में आपको बताया था ये कम वेलोसिटी और ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वेलोसिटीज़ भी हमने खुद से ले ली, फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइंड की। तो कार की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा आई। क्यों? क्योंकि कार का मास जो है वो ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू मोटर बाइक। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉप आपका क्वेश्चन है 5.3। 5.3 की तरफ हम चलते हैं बेटे। इधर देखें। A force F1 does 5 joule of work in 10 seconds. Another force F2 does 3 joule of work in 5 seconds. Which force delivers greater power? आपको दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक आपको दिया हुआ है F1 और एक आपको क्या दी हुई है F2, ठीक है। और दी हुई है, आपने बताना है कि किस फोर्स ने ग्रेटर पावर जो है वो प्रोड्यूस की है, ठीक है। आपने यहाँ पे पावर फाइंड करनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये 5.3 बी का 5.3 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक। पहले हम P1 फाइंड करेंगे। क्या होता है? P1 में डायरेक्ट फाइंड कर रही हूँ बेटे, वो किसके इक्वल है? फोर्स ओवर आपका आ जाएगा टाइम। फोर्स कितनी दी हुई है? F/T होता है ना, तो 5/10, तो P1 कितना आ जाएगा आपका? 0.5 जूल। फिर हम फाइंड करेंगे P2। P2 क्या हो जाएगा? 3/5। दूसरी आपको 5 दिया हुआ टाइम, ये कितना हो जाएगा? 0.6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि F2 जो है बेटे, F2 डिलीवर्स ग्रेटर पावर। ये क्वेश्चन में पूछा ना, ग्रेटर पावर किसकी है, तो F2 की पावर जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर पावर देन F1। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग ऐसे राइट करोगे। पार्ट 3 का 5.3 हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आते हैं 5.4 की तरफ बेटे। 5.4 की तरफ हम आएंगे। 5.4 में आपको क्या दिया? अ वुमन रन अप्स अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, ही द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जूल। इफ शी रन अप द सेम स्टेयर विद ट्वाइस द स्पीड, व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। एक वुमन है जो कि स्टेयर्स पे मतलब रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर, ठीक है। उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, कितनी हो जाती है वो आपको दी हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो सेम स्टेयर्स पे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लेती है, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? आपने लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे? हाइट पे, मास पे और ग्रेविटी पे। वो तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो गेन जो है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी P जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम इधर साइड पे लिख लेते हैं ऐसे ही। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? mgh के। यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, ग्रेविटेशनल पे, हाइट जो उसकी जी की वैल्यू और हाइट पे। और यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर स्पीड डबल हो जाए, तो बेटे वो तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। स्पीड के डबल होने से या स्पीड के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज भी कर ले। तो आप लोग क्या लिखोगे? देर इज़ नो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कोई गेन नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी रिमेन द सेम, द गेन इज स्टिल 4500 जूल। क्यों? रीज़न ही मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे, मास पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए स्पीड को इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। क्लियर?
नेक्स्ट चलते हैं 5.5 की तरफ। डिफाइन वर्क एंड इट्स एस अ यूनिट। वर्क बेटे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में वर्क ही तो पढ़ा था, दोबारा बता देती हूँ वर्क को हमने कैसे डिफाइन किया था। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या था, जूल था, ठीक है। और 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर के। मैंने आपको बता भी दी और आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन जो है बेटे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं 5.6 की तरफ। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मैस व्हेन इट इज़ रेज टू अ हाइट h। अगर कोई बॉडी है उसका मैस m आपको बताया हुआ है, व्हेन इट इज़ रेज टू अ हाइट, जब उसकी हाइट जो है वो आपको कितनी दी हुई है, h दी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वो इक्वल है mgh के। फिर आपने मेंशन भी कर देना है m क्या किसके इक्वल है, मास के। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड h क्या है, हाइट रेज्ड, जो आपसे पूछा हुआ है हाइट रेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं 5.7 की तरफ। बेटे 5.7 की तरफ आए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर आपके पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही हो, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटे सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² के इक्वल ही होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ये इक्वेशन ड्राइव करनी है काइनेटिक एनर्जी की। आपको उन्होंने क्या बता दिया, ये आपकी बुक में भी है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं बेटे, पार्ट बी का 5.7 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। पार्ट बी का 5.7 हम लोग कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी आपसे मूविंग बॉडी की पूछी हुई है। आपको उन्होंने कहा है कि कोई बॉडी है, आपने लिखना है सपोज अ बॉडी मूव विद मैस, उसका कितना दिया हुआ है आपको m। मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, v। और उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी है बेटे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है F इंटू एस के इक्वल, ठीक है। F किसके इक्वल है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। और S किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू t। अब आप क्या करोगे, F के अंदर F की वैल्यूज़ पुट करनी है, S के अंदर आपने क्या करनी है, S की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वर्क डन F के अंदर F की वैल्यू पुट करनी है हमने, और S के अंदर S की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चलो पहले S कर लेते हैं फाइंड। पहले क्या कर लो, S फाइंड कर लो। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, VAV मल्टीप्लाई बाय T। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, V + 0 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज जो हमने फाइंड करनी है, और ये T आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें तो वही आता है मल्टीप्लाई बाय T। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपके पास क्या था, m इंटू ए था, m a, और फोर्स m a हो गया, साथ s की वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू क्या आई है अभी, v डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 1/2 m v t मल्टीप्लाई बाय वी टी। ये वी टी को मल्टीप्लाई किया इधर लेगी, इस 2 को मैं उधर लेगी। और ये जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन होती है v/t के इक्वल। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया बेटे, वी टी एक्सेलरेशन की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 m, ये से कट गया, v²। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 mv² के इक्वल। कैसे आई, मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैस गिवन था और वेलोसिटी गिवन थी, और आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी बेटे आपने फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल। वर्क डन किसके इक्वल होता है, F इंटू एस। और F किसके इक्वल होता है, m इंटू ए। S किसके इक्वल होता है, VAV इंटू टी। अब फोर्स की और डिस्टेंस की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की इस इक्वेशन में। ये फोर्स की वैल्यू है, ये किसकी है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस किसके इक्वल था, एवरेज
वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, v + 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि v/2 इंटू टी। ये s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू पुट की, फोर्स की वैल्यू m इंटू ए है, वो मैंने पुट की। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m इंटू ए। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वो होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। हमने यहाँ पे v/t लिख लिया। इस 2 को मैं साइड पे ले आई, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, वी की जगह वी कर दी, टी से टी कैंसिल हो गया, एम का एम रह गया, ये भी वी है, ये भी वी है, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर आ गया। आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटे, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 1/2 mv²। क्या आ गई बेटे, 1/2 mv²। ये आपने याद रखनी है। हमने आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। हमने एक्सरसाइज चैप्टर 5 की स्टार्ट की। आज के लेक्चर में मैंने आपको ए पार्ट कंप्लीट करवा दिया जो कि एमसीक्यूज़ का था। सेकंड यानी कि बी पार्ट में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन जो है 5.7 तक जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, 5.7 तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कमिंग लेक्चर में हम लोग पूरे करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।